क्या हम चाहे कितना भी सरकारी नौकरी में आ जाएं, हमारी जो बराबरी की जो बात है वो कभी पूरी नहीं होने। तो हमारा हक तुमने लूट रखा है, इसलिए हम मांग रहे हैं, हम अब लड़ रहे हैं उसके लिए। SC ST OBC को कौन आगे बढ़ के दे रहा है? बिना लड़े तो कुछ मिलता नहीं इस देश के अंदर। जो SC ST OBC के इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके हिस्से में कुछ नहीं जाता। भाई बाबा साहब बार बार कह रहे हैं ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो? और इस देश में आप देखोगे कि यहाँ पर कोशिश की जाती है कि तुम मत पढ़ो मत पढ़ो मत, तभी तो स्कूल बंद हो रहे हैं ना। मैं तो ये सवाल भी मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि आखिर इस देश की सरकारें, इस देश का एक तबका SC ST OBC को पढ़ने से क्यों रोकता है? क्योंकि उनको पता, आज मैं खड़ा हूँ, मैं प्रोफेसर बना, पढ़ा तभी तो प्रोफेसर बना, तो पढ़ने ही नहीं देना चाहते। उनको पता है कि ये ढंग से इन्होंने पढ़ लिया, इनको शिक्षा हो गई, इनको ज्ञान मिल गया, तो फिर ये सवाल उठाएंगे, ये अपने हक के लिए लड़ेंगे। एक तो जो मानसिकता का प्रॉब्लम है वो तो है ही। आप इस देश में हर कुछ छुपा सकते हो, अपनी जाति नहीं छुपा सकते। लगातार एक सवाल उठता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश की राजधानी में आज हम मौजूद हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दिन का सेमिनार रखा गया था रिजर्वेशन रोस्टर को लेके, और लगातार जिस तरीके से रिजर्वेशन को इंश्योर करने की बात होती है। सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर लोगों को एकजुट करना पड़ता है, जिस पर सरकार कहीं ना कहीं असफल साबित होती जा रही है। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुधांशु, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर बात करने की अभी भी ऐसा लगता है कि जरूरत है। सर, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या आपको अभी भी लगता है कि जो आपने सेमिनार किया रिजर्वेशन और इंश्योर करने के राइट्स को, अभी भी जरूरत है? नहीं, अभी तो बहुत जरूरत है। भाई ये आंकड़े आज से 4 दिन पहले ही आए, राज्यसभा में भारत सरकार ने आंकड़े दिए कि आज भी जो शिक्षण संस्थान है, खास करके केंद्रीय विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों में 80% ST पोजीशंस खाली है। इसी अनुपात में लगभग OBC पोजीशंस खाली है। तो इसका मतलब इसकी ज़रूरत है। और मैं आज का जो सेमिनार था उसमें इसी चीज़ को लेकर हम बताना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि प्रावधान है, भारत सरकार के कानून में नियम बनाए गए, उसके बावजूद भी रिजर्वेशन पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, तो वो एक जो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो एक तो जो मानसिकता का प्रॉब्लम है वो तो है ही, कि जैसे आप मान लीजिए कि आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, लोग फॉर्म भरते हैं, नियुक्तियाँ के लिए सिलेक्शन कमेटी लगती है, और सिलेक्शन कमेटी में जाकर क्या किया जाता है, NFS कर दिया जाता है। तो एक वो बड़ा मामला है। लेकिन जो टेक्निकल सवाल है कि जहां पर जो रोस्टर बनाए गए हैं इन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट, भारत सरकार ने जो रिजर्वेशन के प्रावधान किए, उस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने का जो बेसिक टूल है, जो औजार है, वो है रोस्टर। और रोस्टर की लड़ाई इस देश में लगभग जब से ये रिजर्वेशन लागू हुआ तब से चल रहा है। 1993 में जो 1993 से पहले तक जो आप एक OM है 1993 का रोस्टर आप उठाकर देखोगे तो उस समय बाइनरी रोस्टर चलता था। बाइनरी का मतलब क्या हुआ, एक सीट अनरिजर्व तो दूसरी सीट रिजर्व, एक सीट अनरिजर्व, तो ये कंटिन्यूटी में चलती थी। फिर उसको हटा के क्या किया गया, 13 पॉइंट का रोस्टर बना दिया गया। और 13 पॉइंट का जो रोस्टर था उसका क्या स्वरूप है, उसको अगर आप देखोगे 13 पॉइंट रोस्टर में, तो 13 पॉइंट का मतलब कहने का हुआ कि 1 से लेकर 13 तक लिख लिया जाएगा, और उसमें से पहली सीट किसको, दूसरी किसको, तीसरी किसको, ये निर्धारित किया जाता है। उसको ईयर मार्किंग बोलते हैं। तो जब आप 13 पॉइंट रोस्टर को निकाल कर देखोगे तो उसमें क्या है, पहली सीट UR, दूसरी सीट UR, तीसरी सीट UR, और फिर चौथी सीट से जाकर OBC का रिजर्वेशन शुरू होता है। तो चौथा OBC को मिलता है, फिर 5वां और 6ठा UR को जाता है, फिर 7वां SC को जाता है, 8वां OBC को जाता है, फिर 9, 10, 11 ये फिर जो है अनरिजर्व को चला जाता है, और 12 फिर OBC को जाता है, और 13वीं पोजीशन जो है फिर UR को चली जाती है। इसका मतलब क्या है, 13 में 9 सीट अनरिजर्व है। कितने होने चाहिए थे, 13 में साढ़े, अगर आप 50% लगाओगे तो 6.5% सीट जो है SC ST OBC को जाना चाहिए। लेकिन आंकड़े क्या बता रहे हैं कि 9 सीट जो है UR को जा रही है। इसका मतलब केवल 13 पोजीशन अपॉइंट हो रहा है, तो उसमें 4 पोजीशन जो है रिजर्व कैटेगरी को जा रहा है। तो जब इस तरह का फॉर्मूला है, फॉर्मूला का दोष है, ये पॉलिसी का दोष है जो भारत सरकार ने बनाया। अब इसका टेक्निकल पॉइंट और आप समझिए। टेक्निकल पॉइंट क्या है कि जब ये रोस्टर बनाया गया तो उसमें उन्होंने कहा कि हम 100 का यादृच्छिक लेते हैं, एक पैमाना लिया गया 100 सीट का, और कहा गया कि 100 में 7% ST का रिजर्वेशन है, तो 100 को 7 से भाग लगाया गया, डिवाइड किया गया। तो जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 15वीं पोजीशन आपको 15 से अगर आप गुना करोगे तो 105 तब जाके क्रॉस होता है। जैसे आप 100 को क्रॉस करते हो तो पहली पोजीशन आपको मिलती है। इसलिए क्या हुआ कि 14वीं पोजीशन जो है ST को दिया गया। उसी फॉर्मूले के तहत आप 15 से डिवाइड करोगे तो 100 को, तो 7वीं पोजीशन SC को जाता है, और 27 से डिवाइड करोगे 100 को तो वो चौथी पोजीशन जाता है OBC को। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, चलो आपने ये फॉर्मूला बनाया था, अगर उसी फार्मूले के तहत देखें तो जो 50% सीट UR को जा रही है, तो 100 डिवाइडेड बाय 50 करने से पहली सीट तो नहीं आती।
वो तो दूसरी सीट आती है, तो पहली सीट तो इसका मतलब खाली रह गई ना। आप जो ये फॉर्मूला है, बेसिक्स है ना, ये तो सिंपल सा गणित है। और ये गणित जो लोग इस रोस्टर प्रणाली को बना रहे थे, उसने इस गणित में क्या किया, उसने घालमेल किया, बेईमानी की। अब और क्या इंपॉर्टेंट हुआ वो समझिए, जब 10% EWS लागू हो गया, तो आज के दिन में जो अनरिजर्व सीटें बची वो 40, तो 100 को अगर आप 40 से डिवाइडेड करेंगे तो वो कौन सी सीट निकल रही, इन्हीं के फॉर्मूले से, ये हम फॉर्मूला नहीं बता रहे। तो 40 से अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे, तो 100 को 40 से डिवाइड करेंगे तो तीसरी सीट जो है वो UR को जाती है। इसका मतलब पहली सीट और दूसरी सीट खाली रह गई। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जो लोग सरकार में बैठे हैं और जो लोग ये जो DOPT हमारा जो मंत्रालय है वो और ये चीजें पार्लियामेंट में P. विल्सन साहब ने उठाई है, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने को उस क्वेश्चन से अटैच किया। तो जब ये सवाल उठे, तो जब इतना महत्वपूर्ण सवाल है और इतनी बड़ी बेईमानी उजागर हो रही है, तो क्या भारत सरकार को रिएक्ट नहीं करना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए? हम क्या डिमांड कर रहे हैं? हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि जी जो ये जो बेईमानी है, जब हम प्रूव कर रहे हैं कि भाई पहली 2 सीट आपको जा ही नहीं रही, आपको तीसरी से शुरू हो रही, तो पहली चीज क्या है भाई, रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि जो जितना पिछड़ा रह गया है समाज में उसको बराबर का हिस्सा मिले। तो हम कह रहे हैं कि आप जो पहली और दूसरी सीट है उसको डेप्रिविएशन पॉइंट्स निकालिए, और आप कॉमनली जब सरकारों के अंदर देखेंगे तो जो डेप्रिविएशन पॉइंट निकलते हैं उसके हिसाब से पहली सीट लगभग आपको ST को जाएगी। चलिए हम ये कह रहे हैं कि चलो तुम पहली और दूसरी जो डेप्राइव्ड सेक्शन, मान लिया SC है, ST है, OBC है, उनको आप उनमें से किसी एक को दो, और फिर उसके हिसाब से रोस्टर बनाओ। मतलब रोस्टर पुशअप भी हो सकता है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तब जाके जो है ये रोस्टर का कोई मायने मतलब है। आज के दिन ये एक तरह से फ्रॉड रोस्टर है। एक तो ये हमारा मुद्दा था। दूसरा जो पॉइंट्स आज डिस्कस हुआ, या जिस हमारा जो आज सेमिनार का मुद्दा था, कि हम रिप्रेजेंटेशन की बात जो कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन का मतलब नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो भारत के कुल संसाधन का मात्र 15%, जो पूरा जो भारत सरकार जो मान लीजिए कि साल का मान लीजिए 300 लाख करोड़ रुपया भारत की GDP है, तो उस 300 लाख करोड़ में मात्र 5% हिस्सा नौकरियों के तहत जाता है, जो सरकारी नौकरियां। क्योंकि भारत में क्या है, 32 लाख केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं और लगभग 1 करोड़ 20 लाख राज्यों के कर्मचारी हैं। तो कुल मिला के आप देखोगे तो 1.5 करोड़ जो है सरकारी कर्मचारी हैं। इन सरकारी कर्मचारियों की सारी सैलरी आप निकालोगे तो लगभग 17 लाख करोड़ के आसपास जाता है, इससे अधिक नहीं जाता। और 300 लाख करोड़ में से मात्र 17 लाख करोड़ जाता है, जबकि भारत सरकार और UN की रिपोर्ट ये है कि सरकार जो ठेके देती है सरकारी संस्थानों के द्वारा, ये जो रेलवे है या मान लीजिए PWD है, सब जो ठेका देती है उसमें से 68 लाख करोड़ रुपया ठेके के अंदर जाता है। और उस 68 लाख करोड़ रुपये के अंदर जो SC ST OBC के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके हिस्से में कुछ नहीं जाता। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इसका, और हम डिमांड नया नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार ने 2006 में कानून बनाया था जिसके तहत ये कहा कि जो जितने ठेके जाते हैं उन ठेकों में सरकारी ठेकेदारी के अंदर उसमें से 20% हिस्सा जो भारत में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको मिलना चाहिए। और फिर उस 20% में से 4% SC ST को मिलना चाहिए और 3% महिला इंडस्ट्रिस्ट को मिलना चाहिए। लेकिन आज के दिन सच्चाई क्या है? आज मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, 2023 में भारत की GDP थी 300 लाख करोड़ रुपया, और उस 300 लाख करोड़ के हिसाब से कम 68 लाख करोड़ रुपया बनता है जो सरकारी ठेके के अंदर जाता है। तो उस 68 लाख करोड़ में मान लीजिए हमारी जितनी आबादी है, चलो भारत सरकार ने 50% रिजर्वेशन दे रखा है, तो कम से कम 34 लाख करोड़ का ठेका तो SC ST OBC परिवारों को जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? भारत सरकार ने जो 2006 में नियम बनाया, 12 में लागू हुआ, 15 में जब चेक किया गया इसको कि भाई कितना जा रहा है, 4% हमने रिजर्वेशन तो दे दिया, तो पता चला कि SC ST के समाज के जो ठेकेदार हैं उनको मात्र 99 करोड़ रुपए का ठेका जा रहा है, और हम बात कर रहे हैं 68 लाख करोड़ की। फिर सरकार ने एक हब बनाया, SC ST हब बनाया, और आज जब चेक किया गया है 2023 का, मैं आपको डेटा दे रहा हूं, तब भी मात्र 1400 करोड़ रुपया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, हम चाहे कितना भी सरकारी नौकरी में आ जाएं, हमारी जो बराबरी की जो बात है वो कभी पूरी नहीं होने वाली। इतने सारे सर मुद्दे, आप लगातार सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ का? क्या जो पॉलिसी मेकर है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या विपक्ष नेताओं की असफलता है, या संगठन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं? देखिए, पहली चीज क्या है कि ये सारे सवाल, जितने भी सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग सारे लड़ रहे थे, इन सवालों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं था। हम एक ही चीज पे लड़ रहे थे, नौकरी दो, रिजर्वेशन दो। तो उसमें जो चीजें हम लोग इस तरह के बने हुए हैं कि हमें जो मिल गया चलो ले लेते हैं, क्योंकि हमें एक तरह से सिखाया गया कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं है। आप देखोगे जब कभी आरक्षण की चर्चा होती है तो जो एक तबका है वो कहता है कि भीख क्यों मांग रहे हो, जैसे लगता है कि वो उनकी सत्ता है और हम लोग यहाँ पर गुलाम हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि हम मांगेंगे क्यों भाई, हमारी आबादी जाति हम तो देने वाले हैं।
तो हमारा हक तुमने लूट रखा है, इसलिए हम मांग रहे हैं, हम अब लड़ रहे हैं उसके लिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो एक कॉन्सेप्ट के रूप में भी प्रॉब्लम है कि हमको जो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस तरह का। तो पहली चीज़, इसलिए हम लोग ये सेमिनार जो कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को जो बुला रहे हैं, तो समाज को हम जागरूक करना चाहते हैं कि ये जो आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे रोज़ लिखते हो कि हमारे आरक्षण पूरे नहीं हो रहे, तो उसका बेस ये है, उसकी प्रॉब्लम ये है। अभी इसको हमने पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने उठवाया है, पी विल्सन साहब ने बहुत उसमें मदद की, उठा। अब मान लीजिए वहाँ पर चर्चा तो शुरू हुई, लगातार चर्चाएं होंगी, प्रेशर बनेगा और आंदोलन बनेंगे, तब जाके चीज़ें बदलते हैं। आपको पता है कोई चीज़ें SC ST OBC को कौन आगे बढ़ के दे रहा है? बिना लड़े तो कुछ मिलता नहीं इस देश के अंदर। तो यही वजह है कि जो अभी तक नहीं हमारा पूरा हो पा रहा। देश के सत्ताधारी लोग लगातार कहते हैं कि OBC हैं, जिस तरीके से लगातार OBC रिप्रेजेंटेशन के साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की भागीदारी की बात है, कि आपको लगता है कि अभी भी उस जाति से आने वाले लोग सत्ता चला रहे हैं, फिर भी भागीदारी नहीं मिल रही है? नहीं, देखिए, अब सत्ता तो चला रहे हैं, आप सिस्टम को समझिए। मैंने एक चीज़ अभी यहाँ पर कही कि भाई SC ST OBC के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाते हैं, विधायक बन के जाते हैं, लेकिन वो जहाँ से विधायक बनते हैं, जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उनके आका जो बैठे हैं वो उनकी चूड़ी कस के रखते हैं, वो उनके गर्दन में वो लगा हुआ है। उनको डर ये है कि अगर हमने इनके खिलाफ चले गए तो हमारा कल टिकट कट जाएगा। दूसरा क्या है, हर चुनाव में आप जानते हो भारत की चुनाव प्रक्रिया में कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, और SC ST OBC समाज के पास इतना है ही नहीं कि वो अपना नेता खड़ा करे। तो आज के दिन जो हमारे नेता, ठीक है रिजर्वेशन है SC ST का, तो उस अमाउंट में वहाँ पर जाएंगे चुन के, चूंकि रिजर्व कैटेगरी की सीटें निर्धारित OBC की नहीं है, लेकिन उनमें ये साहस नहीं है कि वो मुद्दे उठा सके। नहीं तो क्या मजाल है कि इतने SC ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और OBC के मेंबर के पार्लियामेंट और ना जीते। तो अगर आर्थिक रूप से हम मजबूत हो जाएंगे, अपने नेताओं की फंडिंग करें, हो सकता है कि हम इतने आर्थिक रूप से मजबूत हैं कि हम अपनी पार्टी बना लें, SC ST OBC अपनी पार्टी बनाए, तब जाकर अगर आप लड़ोगे, तब जाकर ये निदान निकलने वाला। इस तरह से तो नहीं होगा। जी, एक आखिरी सवाल लेंगे सर। एक बड़ा तबका बहुजन समाज, बहुसंख्यक की बात हो रही है, तो बहुजन समाज सबसे ज्यादा धर्म की तरफ डाइवर्ट है, अधिकारों की तरफ कम जागरूक है। क्या आपको लगता है कि सोशल चेंजेस पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है यहाँ पे? नहीं, देखिए, ये भी मामला वही है, जब आप पढ़ाओगे, जब उनको शिक्षित करोगे, तब तो ज्ञान विज्ञान सीखेंगे। अभी तो जो उनके आसपास के लोग हैं वो जिस तरह के डाइवर्जन कर देते हैं, उनको सिखा देते हैं कि भाई आपका रास्ता जीवन का। आप देखो ना, ये जो पूरा समझ है, भारत की जो पूरी समझ है, सब क्या है, नियतिवादी वाला मामला है। जो भी होता है ऊपर वाला करता है। तो जब आप इस तरह के नियतिवाद में हमारे लोग फंसे हुए हैं, तो ये बड़े आराम से उनको भरमाया जा सकता है, और उसी वजह से भ्रमे हुए हैं। उनको ये कोई बताने वाला नहीं है कि जी देखिए, आपको जीवन में अगर कुछ पाना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। भाई बाबा साहब बार बार कह रहे हैं ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो? और इस देश में आप देखोगे कि यहाँ पर कोशिश की जाती है कि तुम मत पढ़ो मत पढ़ो मत, तभी तो स्कूल बंद हो रहे हैं ना। मैं तो ये सवाल भी मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि आखिर इस देश की सरकारें, इस देश का एक तबका SC ST OBC को पढ़ने से क्यों रोकता है? क्योंकि उनको पता, आज मैं खड़ा हूँ, मैं प्रोफेसर बना, पढ़ा तभी तो प्रोफेसर बना। आज इस सेमिनार में आपने देखे होंगे 4-4, 5-5 प्रोफेसर आए और सबने अपने तरीके से समाज की कमियां नहीं गिनाई। तो पढ़ने ही नहीं देना चाहते। उनको पता है कि ये ढंग से इन्होंने पढ़ लिया, इनको शिक्षा हो गई, इनको ज्ञान मिल गया, तो फिर ये सवाल उठाएंगे, ये अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो ना, धर्म की तरफ जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह यही है। और ये बड़ा प्रॉब्लम है इस देश के अंदर, जिसके ऊपर अभी बड़े पैमाने पे काम करने की जरूरत है। कि एक कोई भी जो है आते हैं और महाराज जी और वो अपना करके चले जाते हैं, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उनको अगर आप ज्ञान की बातें देते हो तभी उनकी तरफ उनका आकर्षण नहीं है। तो ये चलेगा जब तक उनको शिक्षित नहीं किया जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होगी, वो कॉलेजों में आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तब ये जागरूकता आएगी। नहीं तो सामान्यतः तो जो आपके आसपास होता है उसी तरफ आप बहते हो, और वही हो रहा है। जी, क्या कहेंगे, चूंकि आप एक प्रोफेसर हैं, एजुकेशन की फील्ड से आते हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, और तमाम वो दर्शक भी आपको देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करने से इसलिए डरते हैं कि एक टैग लग जाएगा कि हम दलित हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, OBC हैं। कम से कम इस बात का तो एकदम क्लियर कट उत्तर है जी। आप इस देश में हर कुछ छुपा सकते हो, अपनी जाति नहीं छुपा सकते। एकदम क्लियर है, आप कुछ भी छुपा लीजिए। आपकी सबसे पहले इस देश में आपने सुना होगा, मैं भी जब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था तो मुझे इन लोगों ने पूछा कि नाम क्या है, मैंने बोला सुधांशु। बोला पूरा नाम बताओ, मैंने कहा सुधांशु कुमार। तो बेचारे ये रह गए कि नहीं उसके आगे भी बताओ। तो मैंने कहा ये सीधा सीधा पूछ लो ना कि मेरी जाति क्या है। तो ये जाति जानने की जागरूक, मतलब जो चिंता है ना, और वो जो उत्सुकता है, वो सब में है। तो ये कोई भ्रम में ना रहे कि लोग जान जाएंगे, और सब जानते हैं जी, और सबको सब कुछ पता होता है। कम से कम एक चीज़ तो सबको पता होता है कि आपकी जाति, तो उसमें छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ठीक है, जाति बना है देश के अंदर, हमने तो नहीं बनाई ना, जाति पहले से बनी पड़ी है, तो है तो उसमें जन्म लिया, तो उसमें शर्माना छुपना क्या है? और SC ST OBC हैं, उसमें क्यों छुपना? बात यह है कि फिर वही बात आ जाती है कि जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये साहस आएगी, इसके पहले ये साहस नहीं आती। कि ठीक है, आपने बनाया है,
अभी आप मुझे बताइए, अभी शिक्षा का जो मामला है बाबा साहब से लेकर, ये सच्चाई है कि SC ST OBC समाज को अगर आगे आना है तो उसके पास एकमात्र औजार है कि वो खुद पढ़े। और उन गार्जियन से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि 2 रोटी कम खाओ, थोड़े मैले कपड़े भी पहनना पड़े तो पहन लो, लेकिन अपने बच्चे को जरूर ले जाकर पढ़ाओ और खूब पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु कुमार। सीधे शब्दों में इन्होंने बात कही कि इस देश में कास्ट और क्लास की लड़ाई है। सोचिए, अगर आपको अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है तो शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होने के लिए आपको पहले अंधभक्त आडंबर से दूर होकर कॉलेज, किताब और कलम की ओर आना पड़ेगा। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।